हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में पार्ट नंबर 1 करेंगे जनरल साइंस के वो क्वेश्चन जो आपके पास जेकेएसबी ने रिसेंटली जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बहुत सारे जेकेएसबी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना कुछ समय गवाए आपके आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज अ ब्राउन कोल। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बिटमस, लिग्नाइट, फेराइट या नन ऑफ दीज। ब्राउन कोल आप किसे कहेंगे? देखिए, अगर आपको पता हो गया कि आपके पास कोल के अलग अलग आपके पास एलोट्रॉपी देखने को मिलते हैं, जैसे आपके पास एंथ्रासाइट हो गए, बिटमस हो गए, सब बिटमस हो गए, लिग्नाइट हो गए, तो आपके पास जो लिग्नाइट आता है, लिग्नाइट को आप जो है ब्राउन कोल कहते हैं। लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल जो है आपके पास लिग्नाइट आ जाता है। सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन इसमें कार्बन की मौजूद होती है और सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा माना जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है? द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ सेलेरी मसल्स। नंबर सेकंड, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ प्यूपिल। नंबर थर्ड, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ रेटिना। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास बोला गया है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ इरिस। तो बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी हैं लाइट में, ये चीज़ें कि जब भी आपके पास बात होगी फोकल एंगल चेंज करने की, तो फोकल जो आपके पास रिलैक्सेशन हो गया या कंट्रैक्शन हो गया सिलेरी मसल्स का, ये काम कौन करता है सर? ये किसकी वजह से होता है? इट्स काज बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ जो आपके पास आई लेंस होता है, चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और ये चेंज जो होती है इस कर्वेचर आई लेंस की, कर्वेचर में चेंज किसकी वजह से होती है? सिलेरी मसल्स की वजह से होती है। तो आप कह सकते हैं कि चेंज आ रही है फोकल लेंथ में, आपके आई लेंस की जो फोकल लेंथ में इसमें चेंज आ रही है, इट्स काज बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। Which are the following disease is spread by not maintaining cleanness? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके पास साफ सफाई ना रखने की वजह से होती है? कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड। देखिए, कॉलरा जो है ये भी आपके पास आलूदा रहने से हो जाती है, डिसेंट्री भी हो जाती है, टाइफाइड भी हो जाती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑल ऑफ दीज जो आप ले सकते हैं। चलिए जी, विच इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इफेक्ट जो है जिम्मेवार है? क्या आपके पास ब्रूकिंग इफेक्ट आ जाएगा, अकार्सिनो इफेक्ट आ रहा है, डेनमो इफेक्ट या नन ऑफ दीज? बोलिए जी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपको इस क्वेश्चन में लेना था वो आपके पास क्या आता है सर? डेनमो इफेक्ट। क्योंकि आपके पास पता है कि आपके पास जो अर्थ के अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइनर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मेटलिक फ्लूइड जो आपके पास इसके अर्थ के आउटर कोर एज वेल एज इनर कोर में मौजूद होता है। इसकी वजह से आपके पास एक कंसेप्ट डेनमो इफेक्ट आप ले सकते हैं कि डेनमो इफेक्ट की वजह से जो है आपके पास अर्थ का मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। ठीक है जी, प्लीज़ आप एक बात याद रखिए, ये क्लास आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए उनके एनालिसिस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी ईच एंड एवरी टॉपिक जिस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करें तो जनरल साइंस का आपके पास ऑप्शन, आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक टॉपिक बड़े विस्तार से एक्सप्लेन करके हमने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन आपने बताने में से कौन है? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ऑल ऑफ दीज। देखिए, मोटे मोटे तौर पर डायमंड और ग्रेफाइट तो आपने सुने होते हैं, लेकिन चार मेन जो है आप एलोट्रॉपी कार्बन के याद रख सकते हैं। एक तो डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, तीसरा आपका ग्रेफीन आ जाता है, ग्रेफीन GRAPHEN ग्रेफीन हो जाता है, और इससे आपके पास फ्लोरीन जो है ये भी आ जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आप आंसर ले सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग वायर इज डाइजेस्टेड फूड मैक्सिमम एब्जॉर्बड कहाँ होता है? ठीक है, आपका जो खुराक है आपने खाया सर, उसकी डाइजेशन होगी, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? क्या लिवर में होती है, गॉल ब्लैडर में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? बोलिए जी। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 आपके पास पार्ट्स होते हैं, एक को आप ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरे को आप यूजिनम कहते हैं, तीसरे को आप इलियम कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स आप जो हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन के करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन है ड्यूडेनम, सेकंड यूजिनम और थर्ड आपके पास इलियम आ जाता है। जो मैक्सिमम डाइजेशन होती है फूड की वो ड्यूडेनम में देखने को मिलती है, while the digestion of the food is completed in the duodenum। मैक्सिमम डाइजेशन जहाँ ड्यूडेनम में हो रही है, कंप्लीट जो है वो duodenum में हो रही है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाएगा तो आपके पास इलियम साइड में हो रही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कौन सा स्टेटमेंट ये बोलता है, कौन सा अल्लाह आपके पास ये बात बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? बोलिए जी।
ऑप्शन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन बोलता है सर? देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब हमने आपके पास पढ़ा था, अगर आप में से कोई एफए की तैयारी, अकाउंटेंसी फाइनेंस की तैयारी कर रहा होगा तो आपको पता है सर, जब हमने मोशन आपको पढ़ाया था वहाँ हमने बड़े बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई थी आपको। हमने बोला था जब भी हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, हमने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चाहेगा अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में, उसी स्टेट में बना रहे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, हमने पढ़ा था एन ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by the applied force। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू एम ए की जो डेफिनेशन हमने आपके पास दी थी। हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमने दूसरा पढ़ा था। तो थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही पूछा गया था आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस इनमें से किसकी वजह से होता है? बोलिए जी, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे तो टीबी जिसकी आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है सर? इट्स कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपके पास बैक्टीरिया की वजह से ये देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया कौन सा याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने बताना है प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन क्या है आपके पास? स्टेमिन, स्टेम, रूट्स या लीव्स। चलिए सर ऑप्शन ही ऐसे आपके पास दिए गए हैं तो सिंपल ऑप्शन दिए गए थे, आप जो है स्टेमिन की तरफ ले सकते हैं क्योंकि स्टेमिन जो है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है प्लांट्स में। इसमें आपके पास पोलन सैक जिसे आप एंथर कहते हैं और एक लॉन्ग स्पोर्टिंग फिलामेंट देखने को मिलता है। किसमें? स्टेमिन में। इट कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक इसमें होते हैं आपके पास जिसे आप एंथर कहते हैं, और इसके साथ साथ एक लॉन्ग स्पोर्टिंग फिलामेंट भी देखने को मिलता है। चलिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेटल है जो ना ही कोल्ड ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? बोलिए जी। ऑप्शन आपके पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ। वो कौन सा ऐसा मेटल आपके पास बन रहा आ रहा है? नन अदर देन आयरन आ रहा है। क्योंकि आपको पता है सर कुछ आपके पास मेटल हैं जैसे आयरन हो गया, इस एल्युमिनियम भी आ जाते हैं इस कैटेगरी में, कभी कभी जिंक भी आप ले लेते हैं कि ये ना तो हॉट वाटर के साथ ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, हाँ रिएक्ट करेंगे अगर आपके पास जो स्टीम है स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये स्टीम के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयरन को देखेंगे, आयरन अगर आप लेंगे, आयरन आपके पास 3 टाइम्स Fe आपके पास आयरन का सिंबल आ जाता है सर, प्लस 4 टाइम्स H2O, ये आपके पास गैस सूरत में लेंगे, मतलब आपके पास ये आपके पास स्टीम अगर आप लेंगे तो ही आपके पास Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2 जो है ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये सूरत कब है? जब आपके पास स्टीम देखने को मिलेगा, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेंगे। ना ही आपके पास ये वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ। कैल्शियम जो है ये आपके पास लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। और अगर आप बात करेंगे इनकी, आपके पास जो मैग्नीशियम देखेंगे, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। सोडियम के बारे में बात करेंगे तो जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोफोबिया, अगर आप कोई स्टूडेंट आप में से एफए की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ आपके पास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल साइंस फॉर एफए, वहाँ हमने मेटल्स नॉन मेटल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ बड़े बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं। चलिए जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाइड्रोफोबिया में इफेक्ट ए पर्सन सफरिंग। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से देखने को मिलता है? स्नेक बाइट की वजह से, डॉग बाइट की वजह से, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, या सी स्टिंग की वजह से। बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, हाइड्रोफोबिया जो है किसकी वजह से आता है सर? आपके पास जो रेबीज़ है, ह्यूमन रेबीज़ जिसकी वजह से हो जाता है, ह्यूमन रेबीज़ की वजह से ये आपके पास देखने को मिलता है। और रेबीज़ जो है ये किसकी वजह से होता है सर? डॉग बाइट की वजह से। विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है इंडिया में? क्या सोलर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी, हाइड्रो आपके पास एनर्जी, या बायोमास? तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का बात करेंगे तो वह नन अदर देन सोलर एनर्जी आ जाएगा। लगभग आप मान के चलिए से 59.34 गीगावाट्स का आपको देखने को मिलता है। व्हेन ए गैस इज टर्न इनटू लिक्विड, जब कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, गैस है सर, लिक्विड में चेंज हो गया, इवापोरेशन तो नहीं हो रही है सर, डिपोजिशन तो नहीं हो रही है, सब्लिमेशन तो नहीं हो रही है, क्या हो जाएगा सबसे? आप कंडेंसेशन कहते हैं। कोई भी गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है मतलब गैस जो है ठंडा हो रहा है ऐसा कहें, उसके पार्टिकल जो हैं
उस रफ्तार से मूव नहीं करेंगे जैसे ये गैस में मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आप जो है कंडेंसेशन कहेंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात याद रखें कंडेंसेशन में, दैट कंडेंसेशन ऑकर्स एट द सेम टेम्परेचर एज बॉइलिंग। नेचुरल एमिशंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड आर मेनली फ्रॉम, जो नेचुरल एमिशन हो रही है नाइट्रस ऑक्साइड की, मेनली किसकी वजह से हो रही है? नेचुरल सोर्स आपने बताना है। नेचुरल एमिशन जो हो रही है नाइट्रस ऑक्साइड की किसकी वजह से? एग्रीकल्चरल एडिशन की वजह से होती है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन नाइट्रोजन, या एवापोरेशन ऑफ वाटर। नेचुरल एमिशन आपने बतानी है N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड की, तो किसकी वजह से होती है? मेन अगर आप देखें नेचुरल सोर्स का कौन सा आ रहा है? नन अदर देन बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन द नाइट्रोजन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, which are the following does not which are the following does the CNS that is central nervous system consists of? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें से क्या क्या आ जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन एंड स्टोमक, या ब्रेन एंड लिवर? बोलिए जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड कंसिडर करते हैं। ब्रेन जो है कंट्रोल करते हैं आपके पास हाउ वी थिंक, लर्न, मूव, फील, ये सारा काम आपके पास ब्रेन का आ रहा है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है इट कैरीज मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड नर्वस दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आइज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्टिव्स एंड इज पार्ट ऑफ एजिंग? बोलिए सर, आपने बताने इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसी आप एलिमेंट मानेंगे जिसकी वजह से आपके पास एज की वजह से आपकी जो आइज़ है वो काबिलियत खो देते हैं ताकि वो अच्छे से फोकस कर पाएँ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में? क्या प्रेस बायोपिया कहेंगे, बायोपिया, या आपके पास एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे, रेड आइज कहेंगे, या नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे? ठीक है जी, क्योंकि एजिंग का कंसेप्ट दिया गया है ऑप्शन में, तो नन अदर देन प्रेस बायोपिया आप कहेंगे। प्रेस बायोपिया जो है इट्स ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आइज एबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल सर, ठीक है जी, लगभग मिड 40s के आसपास वहाँ उसके बाद ये कंसेप्ट देखने को मिल सकता है। तो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल जो है, अगर आप ग्लास इस्तेमाल करेंगे कन्वेक्स लेंस की, तो आप जो है इस बीमारी से, इस जो है मुश्किलात से निजात पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? बोलिए सर, में से नीचे गए ऑप्शन में से सबसे शॉर्टेस्ट आपने बताना है वेव लेंथ किसकी है। तो ये चीज़ हमने आपके पास ऑलरेडी ये बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। चलिए जी, बोलिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, या आपके पास दिया गया है अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर आपको याद होगा हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी, अगर आपको मेमोरी ट्रिक हमने याद कराई थी, हमने कहा था कि रिच मैन इन वाराणसी यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, ये हमने आपको ट्रिक दी थी। यहाँ की इस तरफ अगर आप चलेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपके पास जो वेव लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ? तो सबसे कम वेव लेंथ इसकी आ रही है सर गामा रेज की, तो गामा रिच मैन इन वाराणसी यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, ये आप याद रखेंगे, ये सीक्वेंस आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, उसके बाद आपके पास एक्स रेज, फिर आपके पास गामा रेज आ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज या आर मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इन ए मशीन? किसी भी मशीन में आपके पास फ्रिक्शन देखने को मिलती है, उस फ्रिक्शन को कम करने के इनमें से कौन सा तरीका आपको देखने को मिल सकता है? क्या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, थिन कशन ऑफ आयर का इस्तेमाल करेंगे, या ऑल ऑफ दीज? बोलिए जी। तो अगर आप बेसिकली अगर आपने फ्रिक्शन को कम करना है तो आप इन सब मेथड का इस्तेमाल, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, थिन कशन ऑफ आयर, तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे मेथड आपको मदद करेंगे आपकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। विच आर फॉलोइंग ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में इनमें से कौन सा मदद करते हैं, कौन से ब्लड सेल इस्तेमाल मदद करते हैं? लिकोसाइटिस, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइटिस, या न्यूट्रोफिलस? देखिए अगर आपको पता होगा हमारे जो ब्लड होता है इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक को आप प्लाज्मा कहते हैं, एक को आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एक को आप वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और चौथे आपके पास प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को कभी कभी आप जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये भी कहते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं यही मदद करते हैं, प्लेटलेट्स यही मदद करते हैं इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन वी गेट इंजर्ड। विच आर फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ओर? आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑक्साइड ओर कौन है। क्रोमाइट, ये ऑक्साइड ओर है सर, बिल्कुल ऑक्साइड ओर है।
क्यूपराइट ये ऑक्साइड और है, बिल्कुल ऑक्साइड और है। हेमाटाइट ये भी ऑक्साइड बॉक्साइड हो जाए आपके पास, हेमाटाइट हो जाए, ये सारे के सारे ऑक्साइड और आ जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आप आंसर ले सकते हैं। विच आर द मेजर मिनरल्स ऑफ गोवा, आपने बताया नहीं नीचे दिए गए ऑप्शन में से मेजर जो मिनरल्स हैं गोवा के वो कौन कौन है। बासाल्ट एंड बॉक्साइट आ रहे हैं, गोल्ड एंड कोल, जिंक एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज। गोवा में आपके पास मेनली पाने जाने वाले मिनरल्स कौन कौन है। तो गोवा में मेनली अगर आप देखेंगे आयरन, इसके साथ साथ जो मैग्नीज है ये भी पाया जाता है, आयरन एंड मैग्नीज। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आप आंसर ले सकते हैं। आयरन और मैग्नीज अगर आप देखेंगे ये आपके पास गोवा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बॉक्साइट देखेंगे, लेटराइट देखेंगे, ये भी थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट है वो पाए जाते हैं, लेकिन मेनली अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है आपके पास गोवा की, वो आपके पास आयरन और मैग्नीज का आ रहा है। विच आर फॉलोइंग इज द मोस्ट इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप देखेंगे, क्या शेल गैस आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी या कोल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या ले सकते हैं आप, सोलर एनर्जी आप ले सकते हैं। विच आर फॉलोइंग रेगुलेटर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कौन करता है, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या आपके पास प्रोजेस्टेरोन। बोलिए जी आपके पास किसकी बात हो रही है सर, नन अदर देन ग्लूकोज लेवल की, ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए जो आपके पैनक्रियाज होते हैं यही एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं आपके नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को रखने के लिए। क्यों सर, ये आपके पास इंसुलिन हो गए, ग्लाइकोजन हो गए, इनके माध्यम से ये करते हैं। तो इंसुलिन आप जो है ले सकते हैं पैनक्रियाज के माध्यम से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन फूड इज मेजर्ड एज, ठीक है जी, जो आपके पास आपकी खुराक में एनर्जी दी जाती है आप उसको मेजर किस में करते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं उसमें लिखी होती है आपके पास इट कंटेन दिस मच ऑफ एनर्जी, कितनी किलो कैलोरीज में दिया जाता है। तो कैलोरी जो है आपके पास एक यूनिट ऑफ एनर्जी आ रहा है, ठीक है जी। कैलोरीज और अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो एक कैलोरी जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स के बराबर आ जाती है। विच आर फॉलोइंग केमिकल्स फाउंड इन द लीफ ऑफ टोबैको। तंबाकू की लीफ में कौन सा इनमें से केमिकल पाया जाएगा, कैप्सिन, कैल्कोथिन, निकोटीन या एस्पिरिन। तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप सब जानते हैं कि निकोटीन जो है हाईली एडिक्टिव केमिकल है जो आपके तंबाकू प्लांट्स में की लीव्स में पाया जाएगा। तो निकोटीन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच आर फॉलोइंग हार्मोन। किस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या आपके पास थायरॉक्सिन। बोलिए जी। तो आयोडीन की जो मकदार है बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, नेसेसरी है फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप आंसर ले सकते हैं। अगर सीख रहे हैं तो गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। किसी स्टूडेंट को लग रहा हो सर किसी क्वेश्चन में आपके पास और बेहतर तरीके से जानकारी आपको हासिल करनी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, वहाँ पर जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ईच एंड एवरी टॉपिक बड़े विस्तार से आपको मिल जाएगा। ये क्लास हम आपके पास आने वाले 6, 7, 8 के जो एग्जामिनेशन हैं या उसके बाद भी एग्जामिनेशन जो हैं आपको क्विक रिविजन मिल जाए चीज़ों का, उसके लिए ला रहे हैं। इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मेजर्ड। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो किस में आप मेजर करते हैं, पास्कल में मेजर करते हैं, मैक में, मेट्री या आपके पास डॉप्सन। तो डी यू जो आपका डॉप्सन यूनिट है इसमें ही आप मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द कॉलम ऑफ फायर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कहाँ से मेजर करेंगे, डॉप्सन यूनिट्स में। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूसड बाय योर स्टोमक विच हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है जी, हमारे स्टोमक में एक ऐसा एसिड पैदा होता है जो मदद करता है डाइजेशन में, वो कौन है, क्या सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये बचपन से ही आप पढ़ते रह रहे हैं कि HCl जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। विच आर फॉलोइंग इज ए मेजर पॉलिनेटर। बोली सर में से नीचे दिए ऑप्शन में से मेजर पॉलिनेटर आपने बताना है, क्या बटरफ्लाइज आ जाएंगे, मॉथ्स आ जाएंगे, वास्प्स आ जाएंगे या आपके पास होनी बीज आ जाएंगी। ठीक है जी, तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप इसका लेना चाहेंगे तो आप होनी बीज की तरफ जा सकते हैं। बी कीपिंग जो है ये कभी कभी पॉलिनेशन के लिए भी किया जाता है, ना सिर्फ आपको होनी देने के लिए बल्कि जो आपके पास पॉलिनेशन है उसमें भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा अपना देता है। द इंक्रीज टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको पता है जो अभी आप पीते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोलिबल किया जाता है। इसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में
जो बोतल है उसको सील किया जाता है अंडर विच आर फॉलोइंग कंडीशन। जो बोतल है उसको सील किया जाता है किस में, हाई प्रेशर में सील किया जाएगा, लो प्रेशर में सील किया जाएगा, जीरो प्रेशर में, या नन ऑफ दीज। बोलिए जी। तो अगर आप चाहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें ज़्यादा सोलबिलिटी रहे, तो आपके पास लाजिम बात बन जाएगी कि आपके पास जो बोतल की सील आप करें किसमें, हाई प्रेशर में, क्योंकि आप सोलबिलिटी आपने इंक्रीज करनी है कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो आप जो है बोतल को सील करते हैं हाई प्रेशर में, क्योंकि आपको पता है कि सोलबिलिटी जो है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको, प्रेशर ऑफ गैस को, बिकॉज वी नो डैट द सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इसी वजह से जब आप प्रेशर हाई प्रेशर रखेंगे तो ही सोलबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी। वट विल बी द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कैसी बनेगी, क्या आपके पास वर्चुअल और इन्वर्टर बनेगी, रियल और इरेक्ट बनेगी, रियल और इन्वर्टर बनेगी, या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। बोलिए जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपके पास पहले लेंस आपने देखना है कौन सा है सर, लेंस आपने ले लिया सर, आपने लेंस कौन सा लेना है सर, कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट सर के कहीं पर दूर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने इन्फिनिटी पर ले लिया, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास एक रे यहाँ से आ जाएगी, चलिए इसके लेंगे तो अगर इतनी आ रही है, दूसरी यहाँ पर हो गई आपके पास, तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है आपके पास क्या बनेगी सर, इमेज आपके पास कैसी बनती हुई नजर आ रही है आपके पास, एक तो वर्चुअल बनेगी और आपके पास खड़ी इरेक्ट ही बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है आपके पास इमेज बन जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप ऐसा याद रखेंगे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपने निकालनी होगी इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जब होगा तो आपके पास कैसी बनेगी, आप फिगर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से चीज़ें सीखी हुई हैं, वर्चुअल इरेक्ट बनती हुई नजर आ रही है। BCG वैक्सीन जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, टाइफाइड के लिए, हर्पेस के लिए, या एड्स के लिए। तो आपको पता है सर BCG किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, नन अदर देन, शाबाश, ट्यूबरक्लोसिस। BCG का मतलब कभी कभी क्या आ जाता है सर, बेसिली, कैलामीड, ग्यूरिन। बेसिली, कैलामीड, ग्यूरिन जो है एक वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following chemical is used as an antidote to cyanide poisoning? A. नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट एंड एन एंटीफंगल ड्रग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपके पास केमिकल है जिसके इस्तेमाल आप करते हैं एंटीडोट के तौर पर साइनाइड पॉइजनिंग में, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर, एंटीफंगल ड्रग के तौर पर। क्या आपके पास सोडियम थायोसल्फेट आ रहा है, बैरियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ब्लू विट्रोल आ रहा है, या आपका एप्सोम साल्ट आ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप क्या लेंगे, नन अदर देन सोडियम थायोसल्फेट। एक इनऑर्गेनिक आपके पास सोडियम साल्ट आ रहा है जिसमें आपके पास सोडियम और थायोसल्फेट 2:1 के रेशियो में मौजूद होता है, यही आप इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ ए रोल एज एन एंटीडोट टू साइनाइड पॉइजनिंग। विच आर फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। बोले सर नर्व टिश्यू के यूनिट इनमें से क्या जाएगा, एक्सॉन, न्यूरॉन, गैंग्लियन, या सेल बॉडी। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूरॉन या नर्व सेल्स, ठीक है जी, ये आप चीज़ें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। विच आर फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। बोलिए सर रॉकेट फ्यूल के तौर पर इनमें से किसको इस्तेमाल किया जाता है, डीजल, LPG, CNG, या हाइड्रोजन। तो आपको पता है सर लिक्विड हाइड्रोजन जो है, अक्सर आप लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किस में करते हैं, रॉकेट में करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लगभग आप मान के चलिए सर 150 किलो जूल्स पर kg की आपके पास इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलती है। पावरफुल रॉकेट प्रोपेलेंट एज इट हैज़ द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड इट बर्न्स विद एक्सट्रीम इंटेंसिटी। पावरफुल रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं किसको, लिक्विड हाइड्रोजन को। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के पहले पार्ट में हमने आपके साथ किए। आने वाली क्लास में कुछ और बेहतर क्वेश्चन करेंगे और एक दो क्लास में सर तमाम क्वेश्चन जो है आपके पास वो हम सॉल्व कर देंगे आपके पास। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ आने के लिए। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।